नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वो करीब 6,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम अपने दौरे में मंडलीय कबीर चौरा अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वाराणसी रेलवे स्टेशन और बनारस रेलवे स्टेशन से 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा गंगा नदी पर मालवीय पुल के समानांतर बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास और सारनाथ स्थित तिब्बती संस्थान में सोवा रिगपा अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी 29 अप्रैल को करीब 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो BLW से लहरतारा पुलिस लाइन मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। शहर में बनारस स्टेशन, पुलिस लाइन चौराहा, तेहरा का लहराबीर मैदागिन और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 5 भव्य स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, जहां कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उनका स्वागत करेंगे। महिला वंदन बिल पर पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के विकास में बाधा डाली है और आने वाले चुनावों में महिलाएं इसका जवाब देंगी। प्रशासन दौरे को लेकर पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब जब काशी आते हैं तब तब काशी को नई सौगात मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः 28 तारीख काशी आ रहे हैं। काशी को 6,300 करोड़ रुपए की नई सौगात मिलने जा रही है। एक तरफ कजाकपुरा पुल के लोकार्पण करेंगे, वहीं राजघाट पर शास्त्री पुल के पैरेलल जो वर्तमान के पुल है उससे लगभग 8 गुना चौड़ा नई रोड का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये पुल बन जाने से शहर के जो जाम की समस्या रहती है शास्त्री पुल पर, वो खत्म हो जाएगा और सीधे बिहार से बनारस की दुनिया कम हो जाएगा। उसी प्रकार से सारनाथ में स्वरिगपा का एक नई तिब्बती इंस्टीट्यूट के अंदर आयुर्वेद कॉलेज का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। यह तिब्बती पद्धति पर, वहाँ की जड़ी बूटी पर आधारित शिक्षा है, इसका भी माननीय प्रधानमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अन्य BLW से लेकर के BHU के अंदर सरकार की योजनाएं आई हैं, उनका लोकार्पण करनी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है और जिस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की जा रही है। BLW में पीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आश्वस्त किया जा रहा था, उस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल साहिल, 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी का वाराणसी आगमन होगा कल और 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को पीएम मोदी वाराणसी होंगे। इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी की जनता को 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो है लोकार्पण और तमाम जो है सौगात देंगे काशी जनता को। वहीं साथ में लगभग 14 किलोमीटर लंबा अब तक का सबसे लंबा रोड शो पीएम मोदी करेंगे और वाराणसी में लगा पीएम मोदी को स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर 5 ऐसे तो स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इस पॉइंट पे पीएम मोदी का काशी की जनता स्वागत करेगी। साथ ही में पीएम मोदी बरेका में महिला शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें 40,000 महिलाओं की संख्या भागीदारी होगी जनसभा में संबोधन के दौरान। इसको लेकर के वाराणसी में तमाम जो है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मैराथन बैठकों का दौर जारी है। तमाम ऐसे जो है हर क्षेत्र में, हरी गली, हर मोहल्लों में भाजपा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और बैठक करके जनसभा को सफल बनाने की अपील लोगों से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र, वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, तमाम तरीके के कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और काशी की जनता को और क्या कुछ सौगातें प्रधानमंत्री देंगे? जी बिल्कुल बता दें, काशी में वाराणसी पीएम मोदी का आगमन होगा और पीएम मोदी वाराणसी आगमन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर काल भैरव दर्शन भी करेंगे और वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के बाबतपुर एयरपोर्ट के लगभग जो है 14 किलोमीटर का लंबा एक रोड शो करेंगे। अब तक का जो है पीएम मोदी का सबसे लंबा रोड शो ये होगा, जिसमें जो है रोड शो करने पीएम मोदी करने जा रहे हैं। वहीं तमाम जो 40,000 महिलाओं को महिला सम्मेलन का 40,000 महिलाओं का बेलो मैदान में संबोधन भी करेंगे। गर्मी काफी ज्यादा है, गर्मी को देखते हुए इसकी व्यवस्था की जा रही है, किसी तरह की धूप न लगे, कोई व्यवस्था दिक्कत न हो, इसके लिए जो है पूरा प्रशासन लगी हुई है। अंतिम चरण में पूरी तैयारी है, क्योंकि समय अब करीब आ चुका है और
पीएम मोदी का आगमन होना है, जिसको लेकर वाराणसी पूरी तरह तैयार है और अंतिम चरण में पूरी तैयारी चल रही है। तमाम सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, तमाम जो है रोड डाइवर्ट किए गए हैं, किसी तरह की दुर्व्यवस्था न पहले रूट को डाइवर्ट कर दिए गए हैं, गाइडलाइन जारी हो चुके हैं और तमाम जो है तोरण द्वार, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर, लौराबी चौराहा, ऐसे 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनको सजाया जा रहा है, तोरण द्वार, बनारस द्वार बनाया जा रहा है और वहाँ उस पॉइंटों पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने की वाराणसी में तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री कई बड़ी अहम परियोजनाओं का शुभारंभ भी करने वाले हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि काशी को अब कई सौगातें यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी और काशी और ज़्यादा विकास की ओर तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। BLW में पीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जनसभा में विशेषकर महिलाएं शामिल होंगी, तो नारी शक्ति को ये जनसभा समर्पित की गई है। वहीं हरदोई में आयोजित भव्य पासिंग परेड में 492 प्रशिक्षु रंगरूटों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करते हुए परेड पास की। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सभी प्रशिक्षु रंगरूटों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा और सेवा का एक महत्वपूर्ण संकल्प है। परेड के दौरान रंगरूटों ने उत्कृष्ट ड्रिल और अनुशासन का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उपस्थित अधिकारी और अतिथि काफी प्रभावित हुए। समारोह में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। टीका चलाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक होकर सोचें तो परमार्थ सुधारने का कार्य भी करते हैं। बहुत कम ऐसी नौकरियां हैं जहां आप जीवन तो चलाते ही हैं, बहुत सारे निरीह लोगों की दुआएं भी हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कितने लोगों को यह अधिकार होता है कि आप तत्काल पहुंच करके किसी पीड़ा को शमन कर सकें। आपको ये वर्दी अधिकार देती है और ये अधिकार देश के संविधान के मूल्यों के तहत आपको देती है, ताकि कोई उच्छृंखलता हावी न हो सके, कोई अराजकतावाद हावी न हो सके। इसीलिए कहा गया है कि खुली छतों के लिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। इस अराजकतावादी हवाओं के पर को कतरने के लिए हमारे पुलिस बल उस सारी ताकत और स्ट्रेटजीज को सीख करके तैयार होते हैं जो कि इसका शमन कर सके, इसका परिहार कर सके और देश में जो हमारे सीधे साधे सच्चे नागरिक हैं वो अपने विकास की यात्रा में बढ़े तो उन्हें कोई अवरोध न उत्पन्न हो सके। इस सब के लिए ये अनुभव सीखने की प्रक्रिया का पहला बड़ा सोपान आज ये पास कर रहे हैं हमारे प्रशिक्षु आरक्षी, और उसके बाद ये आगे भी उत्तरोत्तर बढ़ते रहेंगे। कुछ लोग बहुत अच्छा साइबर क्राइम में करेंगे, तो कुछ टैक्टिक्स में करेंगे, कुछ अपराध नियंत्रण की रणनीतियों को सीखने में करेंगे, तो कुछ भूमि विवादों को निपटाने में राजस्व के साथ मिल करके अपनी सकल शक्ति भूमिका अदा करेंगे। टीका चलाने के साथ वहीं अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय स्थित लोहिया भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अंबेडकर नगर की सभी 5 विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने संगठन के बल पर ही पहुँचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बल पहुँचे हैं। चूँकि प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अम्बेडकर नगर मेरा पहली बार आना हुआ है और इसलिए मैं सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि थे, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी थे, चाहे मंडल के थे, मोर्चा के थे, सबसे एक परिचयात्मक बैठक भी हुई है और कुछ मैंने सुझाव भी दिया है, कुछ निर्देश भी दिया है ताकि उस दिशा में काम हमारी कार्य तो संगठन हमारा और मजबूत हो। अखिलेश यादव पार्टी तो नहीं टूट रही है, जिसको आना है। दिल्ली केजरीवाल की सरकार का जो हाल हुआ है, ये उनका बयान आपने राघव चड्ढा का पढ़ा, जिस नीतियों सिद्धांतों को लेकर के वो आप ज्वाइन किए थे उससे पार्टी कहीं ना कहीं उनकी ट्रैक बदल दी है। उसके नाते और एक नहीं 7 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता
वहीं ललितपुर में तेज आंधी और रिमझिम बारिश के दौरान एक दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दीवार के नीचे दबकर पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पति की हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? हरिराम साहब। कहाँ के निवासी हो? हम चुरावनी के हैं। क्या घटना हो गई? सब हवा चली सो दीवार गिरी। हाँ। और हमारी बहू घायल एक्सपायर हो गई और भज्जा घायल है। अच्छा, अभी कहाँ लेके आए आप? अब अस्पताल में आए सरकारी। अच्छा, हवा तेज थी? बहुत तेज थी। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग बैठे थे छाया में। अच्छा, घर पे ही? हाँ। कहाँ का मामला है पूरा? ये चुरावनी का सर। क्या नाम है आपका? हरिराम। वहीं ललितपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे एक परिवार की बाइक हाईवे 44 पर पवा चौराहे के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ जाने से संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। भैया क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। कहाँ के निवासी हो? जाकेपुरा। क्या घटना हो गई? हमारा बच्चा खत्म हो गया, पत्नी हमारी सीरियस है। कहाँ से आ रहे थे आप? हम ललितपुर से लौट रहे थे पेपर दे के। वहाँ क्या पेपर था आपका? होमगार्ड का पेपर था। अच्छा, परिवार से थे आप? परिवार साहब। हादसा कैसे हुआ? हादसा ये हुआ कि अचानक से कुत्ता सामने आ गया जी। बगल में गाड़ी थी जी। बगल में रेलिंग थी जी। तो रेलिंग से टकरा। वहीं मैनपुरी में एमएस गार्डन में समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए प्रहरी और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैनपुरी सांसद निप्पल यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी की कार्यशैली बेहद अनूठी थी और आज तक देश में उनके जैसा नेता होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि नेताजी हमेशा जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच रहे और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी। समाजवादी पार्टी एक परिवार की तरह है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर संगठन को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए और जो अभी तक पार्टी से नहीं जुड़ा है उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए। वहीं बहराइच में शादी समारोह से लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना कैसरगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पैदल लौट रहे युवक को गलत दिशा से आ रही ईंटों से लदी बेकाबू ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुधीर कुमार वर्मा के रूप में हुई है, जो फकरपुर थाना क्षेत्र का निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार वर्मा। ये मृतक कौन है आपके? भाई लगता है। क्या हादसा हुआ था? हादसा हुआ था, कल गए थे शादी में, गांव की लड़के की शादी थी। कैसरगंज बगद्वारापुर एसआर मैरिज हॉल है, वहाँ गए थे तो रोड पे ही हादसा हुआ है। सामने भट्ठा है, भट्ठे की ट्राली थी, रॉन्ग साइड से जा रही थी वो ट्राली और ये पैदल था, टक्कर मार के चढ़ा दिया ट्राली। मौत मौके पे हुई है? मौके पे। कौन सा थाना लगेगा? कैसरगंज थाना। हमारा थाना लग रहा है पखरपुर। जो हादसा हुआ है वो कैसरगंज। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम सुधीर कुमार वर्मा। पिता का नाम? पिता का नाम है उनका राम कुमार वर्मा। वहीं गोंडा में जिला मुख्यालय स्थित गोंडा मेडिकल कॉलेज एक बार फिर अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चाओं में है। इस बार मामला मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर फैले अंधेरे का है, जो शाम ढलते ही गंभीर समस्या बन जाता है। स्थानीय लोगों और मरीजों के तीमारदारों के अनुसार सूर्यास्त के बाद मुख्य गेट के आसपास का पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है। पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था न होने के कारण मरीजों, उनके परिजनों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए स्थिति और भी जोखिमपूर्ण हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं महोबा में बीजेपी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष ने उन पर आपत्तिजनक दबाव बनाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष की तरफ से उन पर जिलाध्यक्ष की बात मानने के लिए दबाव बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के महिलाओं से जुड़े बयान पर सहमति भी जताई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद भाजपा संगठन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल आरोपों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं भी तेज हो गई। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर, तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी।
अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुलकर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। वहीं सहारनपुर में भीषण आग ने तबाही मचा दी, जहां करीब 6 बीघा गन्ने की फसल कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जर्जर तारों में हुई स्पार्किंग से आग लगी, जिससे तेज हवा और भीषण गर्मी ने और भड़का दिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक किसान की साल भर की मेहनत पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो फसल को बचा नहीं सके। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि जर्जर तारों की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं कौशाम्बी में रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से अवैध मिट्टी खनन का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आरोप है कि थाना क्षेत्र के एक सिपाही की मिलीभगत से रात भर जेसीबी मशीन चलती रही और खनन कार्य होता रहा। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले भी इसी थाने में तैनात एक सिपाही का अवैध खनन से जुड़ा मामला सामने आया था, जिसमें कार्रवाई की गई थी। अब एक बार फिर ऐसे ही आरोप सामने आने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खनन माफिया और संबंधित सिपाही की कथित ऑडियो भी जल्द वायरल होने की चर्चा है। फिलहाल इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने ही आवास के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें एक कार्यक्रम में शामिल होने से जबरन रोका गया और इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई, जिससे उन्हें चोटें आई। सांसद ने इस घटना को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनके अनशन स्थल पर समर्थकों की भीड़ भी जुटने लगी है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। फिलहाल सांसद का अनशन जारी है, जबकि प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं बड़ौद के कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव में खेत पर काम कर रहे किसान पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि किसान देवेंद्र पुत्र बीरी पर गांव के ही कुछ दबंगों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल किसान को पहले CHC में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान फायरिंग भी की। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक की बेटी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आज दिनांक 26/4/26 को थाना बड़ौद के ग्राम हिलवाड़ी से स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों में झगड़ा हुआ है और इसी झगड़े की सूचना पे उनकी वादी पक्ष की तरफ से एक तहरीर इसमें प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने कहा, वादी रचना पुत्री देवेंद्र के द्वारा एक लिखित इसमें सूचना दी गई कि उनके पिता के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और इसी झगड़े में उनको कुछ गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं पीड़ित एवं मजरूर को अस्पताल भर्ती कराया गया। दौरान उपचार डॉक्टर के द्वारा उनको हायर सेंटर रेफर किया गया और आवेदक पक्ष के द्वारा पीड़ित को मेरठ इलाज के लिए ले जाया गया, जहां दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई है। इसी संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा
अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष आपस में परिवारीजन हैं, भाई हैं एवं किसी जमीन के बंटवारे को लेकर के इनके बीच में कुछ विवाद हो गया था। इसी झगड़े के दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त राजेंद्र पुत्र रघुवीर को हिरासत में लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।